भौतिक विज्ञान का ना एक बहुत ही सीधा सा नियम है। शायद आप गति वाले नियम की बात कर रही हैं। बिल्कुल। मतलब अगर हम गति बढ़ाते हैं ना तो कोई भी दूरी जल्दी तय होती है, लेकिन जब बात पर्सनल फाइनेंस की आती है तो ये नियम जैसे काम ही नहीं करता। हाँ, ये बहुत ही आम समस्या है ना? लोगों की आमदनी बढ़ती है, वक्त के साथ सैलरी डबल भी हो जाती है, लेकिन महीने के अंत में बैंक बैलेंस लगभग वही का वहीं रहता है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हो। उसकी स्पीड तो लगातार बढ़ रही है, पसीना भी बहुत आ रहा है, लेकिन वो पहुंच कहीं नहीं रहा। सही कहा। और इस विरोधाभास का सबसे बड़ा कारण ना वो भ्रम है जिसमें हमारा समाज जीता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बस ज्यादा पैसे कमाने से हमारी सारी आर्थिक समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, वित्तीय गणित में सिर्फ आमदनी बढ़ाना आधी तस्वीर है। उस आमदनी के लीक होने के रास्तों को समझना और उसे सही दिशा देना असल में बाकी की आधी तस्वीर है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण यानी हमारे इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम ये समझेंगे कि असल में पैसे कैसे कमाएं और असली संपत्ति यानी एसेट, जिसे हम वेल्थ कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। बिल्कुल। हमारे पास रिच डैड पुअर डैड और द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जैसी क्लासिक किताबें हैं, एंडरसन एडवाइजर्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प वित्तीय सिद्धांत हैं और कुछ बेहद प्रासंगिक रिसर्च पेपर्स भी हैं। हम आज इस पहेली को डिकोड करेंगे कि आखिर सिर्फ एक बड़ी सैलरी होना ही आर्थिक आजादी का रास्ता क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा की शुरुआत हमें उस जगह से करनी चाहिए जहां हमारा कमाया हुआ पैसा सबसे ज्यादा खर्च होता है। आप उपभोग या कंजम्पशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। इकोनॉमिक टाइम्स की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है जो आज के उपभोक्ता बाजार को आधुनिक गुलामी या मॉडर्न स्लेवरी का एक नया रूप बताती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने। भारी है लेकिन सच है। रिपोर्ट में ना बिल्ट टू एक्सपायर डिजाइन के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाया गया है। मतलब आज जो भी उत्पाद बनते हैं उन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है कि वे एक तय समय के बाद पुराने लगने लगे। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए एक प्रीमियम लैपटॉप है। हार्डवेयर के नजरिए से वो शायद 10 साल चल सकता है, लेकिन जो लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं ना, वो उसे 3 साल में इतना धीमा कर देते हैं कि इंसान को नया खरीदना ही पड़ता है। हाँ, और ये तो सिर्फ गैजेट्स की बात हुई। अगर हम डिजिटल सेवाओं को देखें ना तो ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो भी बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। लोग अनजाने में अनगिनत ऐप्स और सेवाओं को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इस्तेमाल कुछ हफ्तों बाद बंद हो जाता है, लेकिन बैंक खाते से हर महीने एक छोटी रकम कटती रहती है। ये एक ऐसा जाल है जहाँ एक EMI खत्म होती है तो तुरंत दूसरी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने वो ट्रेडमिल वाला उदाहरण दिया था। बाजार उस ट्रेडमिल की स्पीड को हमेशा हमारी सैलरी के अनुपात में बढ़ा देता है। और पता है, इस मनोवैज्ञानिक जाल को सोफी के एक लेख में लाइफस्टाइल क्रीप का नाम दिया गया है। लाइफस्टाइल क्रीप? हाँ। मतलब हमारी लाइफस्टाइल धीरे धीरे हमारे खर्चों को निगल रही है। हाँ, और इसका तंत्र बहुत ही सूक्ष्म होता है। जैसे जैसे इंसान की आमदनी बढ़ती है ना, जो गैर जरूरी खर्चे होते हैं वो अपने आप जरूरत का रूप लेने लगते हैं। समझ रही हूँ। मतलब देखिए, सर्दी से बचने के लिए एक साधारण जैकेट खरीदना जरूरत है, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है तो किसी महंगे डिजाइनर ब्रांड की जैकेट खरीदना एक चाहत है जो जरूरत का मुखौटा पहन लेती है। सही बात है। ये मुझे विकिपीडिया पर मौजूद उस मध्य आय जाल या मिडिल इनकम ट्रैप के सिद्धांत जैसा लग रहा है। वो कैसे? होता है ना कि जब कोई विकासशील देश एक निश्चित प्रति व्यक्ति आय तक पहुंचता है तो वो उसी स्तर पर फंस जाता है। न तो वो गरीब रहता है और ना ही विकसित बन पाता है। हाँ, बिल्कुल। व्यक्तिगत जीवन में भी तो यही हो रहा है। लोग एक अच्छी सैलरी वाले स्तर पर पहुंचकर खर्चों में इतने उलझ जाते हैं कि वो कभी सच में उस अमीर वाली श्रेणी में जा ही नहीं पाते। और इस जाल को और भी मजबूत बनाता है हमारा सामाजिक मनोविज्ञान, जिसे अंग्रेजी में कीपिंग अप विद द जोन्सेस कहते हैं। हाँ, मतलब हमेशा अपने पड़ोसियों से होड़ लगाना। बिल्कुल। विकासवादी मनोविज्ञान कहता है कि इंसान समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए हमेशा अपने साथियों से अपनी तुलना करता है। एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन है इसके ऊपर। अच्छा, क्या था उसमें? शोधकर्ताओं ने ना कुछ लॉटरी विजेताओं के पड़ोसियों के वित्तीय व्यवहार का विश्लेषण किया।
तो क्या पड़ोसियों ने भी लॉटरी टिकट खरीदने शुरू कर दिया? नहीं, उससे भी बुरा हुआ। क्या? अध्ययन में ये पाया गया कि जब किसी व्यक्ति की लॉटरी लगती है तो उसके पड़ोसियों के दिवालिया होने का खतरा सांख्यिकीय रूप से काफी बढ़ जाता है। अरे वाह, ऐसा क्यों? क्योंकि लॉटरी विजेता ने अचानक नई कारें खरीदी, घर का रिनोवेशन कराया और एक लग्जरी लाइफस्टाइल अपना ली। अब उसके पड़ोसियों ने बिना किसी अतिरिक्त आय के सिर्फ उस लाइफस्टाइल की बराबरी करने के लिए भारी कर्ज ले लिया। मतलब वो समाज में पिछड़ा हुआ नहीं देखना चाहते थे। एग्जैक्टली। इस सिग्नलिंग की होड़ ने उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब तक इस सामाजिक दबाव और लाइफस्टाइल क्रीप को नहीं समझा जाएगा, तब तक सैलरी का बढ़ना सिर्फ एक बड़ा गड्ढा खोदने जैसा है। बिल्कुल सही। तो फिर इसका समाधान क्या है? मतलब अगर सच में पैसे कैसे कमाएं ये सीखना है और वेल्थ बनानी है, तो क्या हमें अपनी आय के मुख्य स्रोत यानी हमारी नौकरी, उसके प्रति अपना नजरिया बदलना होगा? 100%। डिकपू का एक बहुत ही अच्छा लेख है जो इस बात पर जोर देता है कि नौकरी अब कोई सेफ्टी नेट नहीं रही। पुराने जमाने में तो होती थी। हाँ, औद्योगिक युग में ये सोच थी कि एक कंपनी के प्रति वफादार रहो तो वो कंपनी जिंदगी भर आपका ख्याल रखेगी। लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में मंदी आती है और बिना किसी पूर्व सूचना के छटनी या लेऑफ्स हो जाते हैं। तो डिगपू का लेख क्या सुझाव देता है? वो कहता है कि हर व्यक्ति को अपने करियर को एक बिजनेस ऑफ वन की तरह चलाना चाहिए। मतलब अपने स्किल्स को लगातार अपडेट करना, खुद की ब्रांडिंग करना और बाजार की मांग के अनुसार अपनी दिशा बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना। ये तो रिच डैड पुअर डैड के उस मुख्य सिद्धांत से बिल्कुल मेल खाता है। कौन सा वाला? जहां ये कहा गया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ये सीखते हैं कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। उस किताब के अनुसार ना, नौकरी सिर्फ एक अल्पकालिक समाधान है जो आज के बिल भर सकती है, लेकिन वो कभी नेट वर्थ नहीं बढ़ा सकती। बिल्कुल। और उसी किताब का एक और गहरा पहलू ये है कि जब भी किसी और के लिए काम किया जाए तो सिर्फ उस महीने की सैलरी के लिए नहीं होना चाहिए। तो फिर किसके लिए होना चाहिए? किसी नई कला या स्किल को सीखने के लिए। मतलब एक नौकरी को सीखने के अवसर की तरह देखना चाहिए, ना कि सिर्फ कमाने के अवसर की तरह। लेकिन देखिए, यहाँ एक विरोधाभास है। मुझे एक बात बताइए, क्या एक आम मध्यम वर्गीय इंसान के लिए हर महीने एक निश्चित तारीख को बैंक में आने वाली वो जो पक्की सैलरी होती है, वो सबसे बड़ा मानसिक सुकून नहीं होती? लगती तो है ना? क्या वो फिक्स्ड सैलरी सुरक्षा की भावना नहीं देती, खासकर तब जब अपना बिजनेस खड़ा करने में इतना जोखिम हो? मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन वो सुकून ना असली नहीं है। वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। वो कैसे? इसे गहराई से समझने के लिए हमें एक रिसर्च को देखना चाहिए। IJIRSIT जर्नल की एक रिसर्च है। इसमें 75 मध्यम वर्गीय परिवारों के वित्तीय व्यवहार का अध्ययन किया गया था। अच्छा, तो क्या मिला उस अध्ययन में? इन परिवारों की प्राथमिकताएं बहुत आम थीं। करीब 32% लोग अपना घर खरीदना चाहते थे और 23% लोग एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहते थे। ये लक्ष्य तो पूरी तरह से तार्किक और सुरक्षित लगते हैं। इसमें समस्या कहाँ है? समस्या उनके लक्ष्यों में नहीं थी, बल्कि उनके वित्तीय प्रबंधन के तरीके में थी। मतलब? रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि 61% से ज्यादा लोग खुद अपने पैसे मैनेज कर रहे थे और 3% से भी कम लोग किसी वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह ले रहे थे। तो वो लोग बिना सही जानकारी के खुद ही सब कर रहे थे। एग्जैक्टली। बिना सही वित्तीय साक्षरता के सिर्फ एक सैलरी के भरोसे रहना और अपना सारा पैसा बचत खातों में छोड़ देना, जहां महंगाई उस पैसे की कीमत को धीरे धीरे खत्म कर रही हो, ये सुरक्षा नहीं है, ये सबसे बड़ा जोखिम है। समझ गए। इसे अगर मैं एक उपमा से समझाऊं ना, तो ये एक ऐसी मेज की तरह है जो सिर्फ एक पैर पर खड़ी है। एक पैर मतलब एक नौकरी? हाँ, जब तक वो पैर सलामत है, मेज बहुत स्थिर लगती है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव आता है और वो एक पैर टूट जाता है, तो पूरी मेज गिर जाएगी। बिल्कुल, पूरी मेज और उस पर रखा सारा वित्तीय भविष्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। बहुत ही सटीक उपमा है ये। और इसी वजह से वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे पहला नियम ये है कि उस मेज के कई पैर बनाए जाएं। यानी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। हाँ, डिजिट के एक लेख में आमदनी के इन रास्तों को बहुत स्पष्ट रूप से बांटा गया है। उन्होंने आय को 7 अलग अलग प्रकारों में रखा है, जो हमें ये सिखाते हैं कि असमय को पैसे से अलग कैसे किया जाए। तो चलिए इन 7 स्ट्रीम्स की वास्तुकला को समझते हैं। पहली तो वही अर्जित आय या अर्न्ड इनकम है ना, जिसके बारे में हमने अभी बात की। मतलब वो पैसा जो अपना समय देकर कमाया जाता है,
जैसे कि हमारी सैलरी। सही कहा। और ज्यादातर आबादी का सफर इसी पहले प्रकार पर शुरू और खत्म हो जाता है। लेकिन जो असली वेल्थ क्रिएशन है ना, वो बाकी के 6 रास्तों से होता है। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा है लाभ आय, यानी प्रॉफिट इनकम, जो कोई उत्पाद या सेवा बेचने से आती है। ये कोई साइड बिजनेस हो सकता है। तीसरा है ब्याज आय, जहां आपका नकद पैसा खुद काम करके और पैसा बनाता है। अच्छा, और इसके बाद शायद डिविडेंड आता होगा। बिल्कुल, डिविडेंड इनकम, जहां कंपनियों के शेयरों में हिस्सेदारी होने की वजह से उनके मुनाफे का एक हिस्सा आपको नियमित रूप से मिलता है। फिर है रेंटल आय, जहां रियल एस्टेट या दूसरी संपत्तियों को किराए पर देकर हर महीने एक फिक्स्ड कैश फ्लो बनाया जाता है। हाँ, और छठा प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है, कैपिटल गेन्स। वो क्या होता है? ये तब होता है जब किसी संपत्ति को खरीदा जाए और समय के साथ उसकी कीमत बढ़ने पर उसे ऊंचे दाम पर बेचा जाए। और सातवां प्रकार? सातवां है रॉयल्टी, जहां कोई इंसान एक बार कोई बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाता है, जैसे कोई किताब लिखना या संगीत बनाना। हाँ, या कोई सॉफ्टवेयर बनाना, और जब भी कोई उसका उपयोग करता है तो उसे जीवन भर पैसा मिलता रहता है। और दिलचस्प बात यह है ना कि आज के इस डिजिटल युग में इन आय के रास्तों को बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेख में ऑनलाइन ट्यूशन, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग जैसे बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिए गए हैं। आज अगर किसी को रॉयल्टी कमानी है तो उसे कोई बड़ा पब्लिशिंग हाउस नहीं चाहिए। हाँ, कोई भी कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स की मदद से ऑनलाइन कोर्सेज बनाए जा सकते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स डिजाइन किए जा सकते हैं, जो आप तब भी पैसा कमाते हैं जब इंसान सो रहा होता है। मतलब सच में पैसे कैसे कमाएं, इसके तरीके अब बदल गए हैं। और इन कई रास्तों को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर एक रास्ता किसी कारण से बंद भी हो जाए तो बाकी के 6 रास्ते उस वित्तीय ढांचे को गिरने ना दें। एग्जैक्टली। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने आय के कई रास्ते बना लिए और पैसा आना शुरू भी हो गया। अब अगला और शायद सबसे मुश्किल सवाल आता है कि इस पैसे का किया जाए। हाँ, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। और यहीं पर गुड डेब्ट और बैड डेब्ट यानी कर्ज का विज्ञान सामने आता है। समाज में तो अक्सर यही सिखाया जाता है ना कि हर तरह का कर्ज बुरा है और इंसान को पूरी तरह से कर्ज मुक्त रहना चाहिए। और यही वो जगह है जहां आम इंसान और अमीर लोगों की सोच में सबसे बड़ा अंतर होता है। अच्छा। एंडरसन एडवाइजर्स के टोबी मैथिस एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं इस पर। वो समझाते हैं कि कर्ज अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा। तो फिर क्या है? ये सिर्फ एक वित्तीय उपकरण है, एक टूल है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल क्या खरीदने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए वो कहावत इस्तेमाल की थी ना, हाथ में एक पक्षी झाड़ी में 2 के बराबर है। हाँ, और इस कहावत का वित्तीय अर्थ बहुत गहरा है। कैसे? देखिए, आपके हाथ का पक्षी आपकी मौजूदा पूंजी है। अगर आप उस पूंजी को किसी ऐसी चीज के लिए बैंक को दे देते हैं जिसकी कीमत हर दिन कम हो रही है, जैसे कि एक नई कार, बिल्कुल, तो वो पक्षी हमेशा के लिए उड़ गया। ये बैड डेब्ट है। लेकिन अगर आप उस पूंजी का इस्तेमाल किसी ऐसे एसेट के लिए करते हैं जो भविष्य में और नकदी लेकर आएगा, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी या कोई बड़ी मेडिकल डिग्री, हाँ, तो वो पक्षी झाड़ी में जाकर आपके लिए और पक्षी ले आएगा। ये गुड डेब्ट है। मतलब गुड डेब्ट वो है जो आपकी जेब में भविष्य का कैश फ्लो सुनिश्चित करता है, और बैड डेब्ट वो है जो लायबिलिटी खरीदता है। सही कहा। जैसे क्रेडिट कार्ड पर खरीदी गई चीजें जो हर महीने सिर्फ जेब खाली करती हैं। लेख में ना रिटायरमेंट फंड्स को कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल करके कम ब्याज पर कर्ज लेने की एक बहुत ही एडवांस रणनीति भी बताई गई थी। हाँ, अमेरिका में इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने ही स्टॉक पोर्टफोलियो या 401 के ऐसे रिटायरमेंट फंड के एवज में लोन लेता है तो बैंक को कोई जोखिम नहीं होता, तो वो कम ब्याज दर पर पैसा दे देते हैं। बिल्कुल। इस तरह से ऊंचे ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड के कर्ज को आसानी से खत्म किया जा सकता है और व्यक्ति का अपना निवेश भी बिना बिके बाजार में बढ़ता रहता है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बार फिर उस आईजी सेट की रिसर्च पर वापस जाना होगा। हाँ, बताइए। उसमें 32% लोग अपना घर खरीदना चाहते थे। हमारे समाज में तो अपना घर होना सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। तो क्या टोबी मैथिस और रिच डैड पुअर डैड का सिद्धांत ये कहता है कि हमारा अपना रहने का घर एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है? ये सुनने में बहुत ही अजीब और अप्रिय लग सकता है, लेकिन अगर हम नकदी प्रवाह के गणित के हिसाब से देखें ना, तो हाँ, एक रहने का घर लायबिलिटी ही है। क्या बात कर रहे हैं? मैथिस इसे लूजिंग लूप कहते हैं। इसे थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, घर की कीमत तो आमतौर पर समय के साथ बढ़ती ही है ना, फिर वो लायबिलिटी कैसे हुआ? एसेट और लायबिलिटी की बहुत ही बुनियादी परिभाषा है।
एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसे डाले, लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसे निकाले। ठीक है, अब जिस घर में कोई इंसान रहता है, क्या वो हर महीने कोई आय पैदा कर रहा है? नहीं, वो तो नहीं कर रहा। इसके विपरीत वो भारी ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस के रूप में लगातार पैसे सोख रहा है। जब तक उस घर को बेचा ना जाए, उसका वो बढ़ा हुआ मूल्य सिर्फ कागज पर है। असल जिंदगी में वो कोई नकद पैसा नहीं दे रहा। ये तो सदियों से चली आ रही मान्यताओं पर सीधा प्रहार है। इसे ना टोबी मैथिस के एक असली अनुभव से समझते हैं। हाँ, बताइए। जब वो सिएटल से लास वेगस शिफ्ट हुए तो उनके सामने दो विकल्प थे। वो अपने परिवार के रहने के लिए एक शानदार घर खरीद सकते थे, जिसके लिए उन्हें लगभग $2 लाख का डाउन पेमेंट देना पड़ता। तो मेरा अनुमान ये है कि उन्होंने उस $2 लाख को एक ऐसी लायबिलिटी में फंसाने के बजाय उस पूंजी से कोई नकद प्रवाह देने वाला एसेट खरीदा होगा। बिल्कुल, आम इंसान घर खरीदता, लेकिन उन्होंने उस पैसे से वेगस में 3 छोटे घर खरीदे और उन्हें किराए पर चढ़ा दिया। अच्छा, और खुद कहाँ रहे? खुद के परिवार के रहने के लिए उसी अच्छे इलाके में एक बड़ा घर किराए पर ले लिया। अब उन 3 रेंटल प्रॉपर्टीज से हर महीने जो किराया आता था ना, वो इतना था कि उससे उनके रहने वाले घर का किराया आसानी से निकल जाता था। अरे वाह, ये तो वित्तीय वास्तुकला का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मतलब उनकी मूल पूंजी भी सुरक्षित रही और उस पूंजी ने ही उनके रहने का खर्च उठा लिया। एग्जैक्टली। और असली जादू तब दिखा जब 2008 का ग्रेट रिसेशन आया। तब तो प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो गया था। हाँ, वेगस में प्रॉपर्टी की कीमतें बुरी तरह गिर गई। अगर उन्होंने लोन लेकर अपना घर खरीदा होता तो वो पूरी तरह दिवालिया हो जाते, क्योंकि घर की कीमत लोन से कम हो जाती। बाप रे। लेकिन क्योंकि उनके पास रेंटल प्रॉपर्टीज थी, घर की कीमत गिरने के बावजूद उनके किराएदार उन्हें हर महीने किराया दे रहे थे। उनका नकदी प्रवाह नहीं रुका। इसे कहते हैं वित्तीय लचीलापन। बहुत ही शानदार तरीका है ये पैसे बनाने का। तो अगर महंगे घर और गाड़ियां असली संपत्ति का पैमाना नहीं है, तो सचमुच के अमीर लोग अपना जीवन कैसे डिजाइन करते हैं? इसका जवाब हमें मिंट के उस लेख में मिलता है जो द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर पर आधारित है। उस लेख के अनुसार जो असली करोड़पति होते हैं ना, वो अदृश्य होते हैं। अदृश्य मतलब दिखते नहीं है? वे अदृश्य इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करते। वे मूल्य को लग्जरी पर प्राथमिकता देते हैं। दिखावे से बचते हैं। हाँ, वो दिखावे के लिए फ्लीटिंग ट्रेंड्स का पीछा नहीं करते। उनका सबसे बड़ा हथियार लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना है। वे अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने बस निवेश करते हैं। और यहाँ सोफी के लेख में बताई गई ऑटोमेशन की रणनीति भी बहुत काम आती है। बिल्कुल। वे अपने निवेश और बिल पेमेंट्स को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देते हैं, क्योंकि इंसान का अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना अक्सर असफल होता है। ऑटोमेशन ये सुनिश्चित करता है कि पैसे हाथ में आने से पहले ही सिस्टम उसे सही जगह, जैसे इंडेक्स फंड्स में लगा दे। इसके साथ ही द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का एक और बहुत अहम सबक है सामाजिक परिवेश का चुनाव। मतलब दोस्त कैसे चुने? हाँ, अमीर लोग जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं जिनके वित्तीय लक्ष्य उनके जैसे हों। अगर आसपास के सभी लोग हर वीकेंड महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ना, तो पीयर प्रेशर इंसान को भी वही करने पर मजबूर कर देता है। सही बात है। और वे अपने एसेट्स की सुरक्षा कैसे करते हैं? मैंने रिच डैड पुअर डैड का लेसन 4 पढ़ा था। वो कानूनी ढांचों के बारे में बहुत कुछ कहता है। हाँ, अमीर लोग व्यक्तिगत रूप से बहुत कम संपत्ति अपने नाम रखते हैं। वे कॉरपोरेशंस या LLC का निर्माण करते हैं। लोग इसे शायद टैक्स चोरी कहेंगे। नहीं, ये कोई टैक्स चोरी नहीं है, बल्कि सिस्टम का सही इस्तेमाल है। देखिए, कॉरपोरेशंस पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपने खर्चे निकालती हैं और बचे हुए पैसे पर टैक्स देती हैं। जबकि एक नौकरी पेशा व्यक्ति पहले टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसे से अपने खर्चे चलाता है। एग्जैक्टली। इसके अलावा ये कानूनी ढांचे उन्हें मुकदमों और लायबिलिटी से भी सुरक्षित रखते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि पैसे कैसे कमाएं, ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने या एक बड़ी सैलरी हासिल करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लाइफस्टाइल क्रीप के उस ट्रेडमिल से उतरने का फैसला है। ये आय की सिर्फ एक धारा पर निर्भर रहने के बजाय कई धाराएं बनाने का विज्ञान है। और सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है कि कर्ज कब एक हथियार है और कब एक बेड़ी। अंततः वित्तीय साक्षरता का अर्थ यही है कि पैसे को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो तब भी काम करता रहे जब इंसान सो रहा हो। कर सकता है, लेकिन सोचना बहुत जरूरी है। क्या विचार? क्या होगा अगर दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी
कोई लिमिटेड एडिशन घड़ी या डिजाइनर कार है ही नहीं। क्या होगा अगर असली लग्जरी सुबह के उठकर ये आज़ादी महसूस करना है कि आपका समय पूरी तरह से आपका ये बहुत गहरी बात है ना? एक बार इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि कहीं हम अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सब्सक्रिप्शन और महंगे कर्जों के रूप में बिना सोचे समझे किसी और के बिजनेस प्लान को सफल बनाने के लिए तो खर्च नहीं कर रहे हैं। उस कंजम्पशन ट्रेडमिल से उतरने का नियंत्रण ना हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। सचमुच समय और आज़ादी से बड़ा कोई एसेट नहीं है। जब पैसे के काम करने की गति इंसान के काम करने की गति से तेज हो जाती है, तभी असली वेल्थ बनती है। क्या बात है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। इन वित्तीय सिद्धांतों पर विचार करते रहिए, अपनी आमदनी के नए रास्ते तलाशते रहिए और हम मिलेंगे अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।